जब विहान को पता चला कि उसे कॉल अनिका की तरफ से आया है, तो विहान भाई साहब अचानक से अलर्ट मोड में आ गए थे। जल्दी से उसने अपना गला साफ किया और अपनी आवाज की टोन को एडजस्ट करते हुए बोला, अनिका, आई एम रियली सॉरी। आज थोड़ा मूड खराब है, इसलिए शायद तुम्हें मेरी टोन अच्छी नहीं लगेगी। क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? ये बोलते हुए अनिका अचानक से चौंकी और उसने मिस जूली की ओर देखा और उसके चेहरे पर भी सरप्राइज्ड रिएक्शन था। ये कैसे हो सकता है? भला अनिका और मिस जूली से गलती कैसे हो सकती है? जिस नेकलेस को अभी अनिका ने पहना हुआ है वो असली ड्रीम लवर नेकलेस ही है, तो फिर विहान उसे फेक क्यों बोल रहा है? दोनों में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फोन के दूसरी तरफ विहान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हें याद नहीं, मैंने ही तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस दिया था। तुम्हारे पति को भी वो पसंद नहीं आया था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम उसे अपनी अलमारी में रखोगी। क्या हुआ? तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूं। कब चाहिए बता। विहान की बात सुनकर अनिका के दिमाग में खलबली मच गई। उसे सारा खेल समझ में आ गया था, लेकिन उसे अब यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो रियल ड्रीम लवर नेकलेस विहान ने नहीं दिया है, तो फिर उसे ऐसा तोहफा कौन दे सकता है? अनिका चाहे दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा ले, लेकिन उसके बाद भी उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन है वो इंसान जो उसके लिए 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की अमाउंट का खर्चा करेगा और उसे ये नेकलेस देगा। विहान का कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड थी और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए उसने मिस जूली से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी मिस जूली। मुझे भी नहीं पता था कि ये नेकलेस किसने मुझे दिया है। मिस जूली ने गहरी सांस ली और हाथ हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। ये बोलते हुए मिस जूली के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान आ गई थी। इन दोनों ही औरतों के इमोशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड थे, लेकिन उसके बाद भी दोनों साथ में बैठी थी। बैंक्वेट शुरू हो गया था और सब अपनी अपनी प्लेट्स लेकर अपने ख्यालों में खाना खाना शुरू कर चुके थे। अनिका का दिमाग चलना पूरी तरह से बंद हो गया था। खाना खाते हुए उसकी नजर नक्श पर पड़ी, जो साइड वाली टेबल पर ही बैठा था, और अचानक से उसे याद आया कि नक्श ने उससे क्या कहा था। नक्श ने उससे कहा था कि वो उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस देगा। तो क्या नक्श ने ही उसे वो नेकलेस दिया है? हाँ, दे सकता है। अगर 5 करोड़ रुपए दे सकता है तो नेकलेस क्यों नहीं? लेकिन उसके बाद अनिका को लगा, नहीं, नक्श नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास अचानक से इतने पैसे कहां से आएंगे? भले ही वो लोगों से उधार ले, लेकिन कोई कितना उधार दे सकता है? 10 करोड़ रुपए उसे कोई देने तो नहीं वाला। ऊपर से नक्श को क्या पता कि ड्रीम लवर नेकलेस इंडिया में किसके पास है? उसे ये भी तो पता करना होगा, और ये सब उसके बस की बात ही नहीं है। भले ही अनिका के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो इस पॉइंट पर भी पहुंच गई कि उसे ये रियल ड्रीम लवर नेकलेस नक्श ने ही दिया है। नक्श ने जल्दी जल्दी अपनी प्लेट साफ की और अब उसका पेट भी पूरी तरह से भर गया था। मुंह पोंछने के लिए जब नक्श ने नैपकिन उठाया तो अचानक से उसकी नजर मिस जूली पर पड़ी, जो अनिका के साथ ही बैठी हुई थी। मिस जूली को देखकर अचानक से नक्श को याद आया कि वो उसे जानी पहचानी क्यों लग रही थी। नक्श के सीईओ बनने के बाद उसे देसाई परिवार से भी पार्टनरशिप करने का इनविटेशन मिला था। नक्श की सेक्रेटरी नंदिता ने जो देसाई परिवार की इंफॉर्मेशन दी, उसमें मिस जूली की एक तस्वीर भी थी। उस तस्वीर में मिस जूली काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। मिस जूली के बारे में पढ़कर नक्श को इतना पता चला कि मिस जूली की परवरिश उसके पिता ने की और वो बहुत ही कम उम्र में कंपनी की डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गई। यह औरत बहुत ही जिद्दी है और इसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख रखा है। मिस जूली को समझना नामुमकिन है। आज की सेलिब्रेशन पार्टी में भी मिस जूली ने बहुत कैजुअल या फिर नॉर्मल से कपड़े पहने, जिनकी मार्केट वैल्यू कुछ खास नहीं होगी, लेकिन जो अंगूठी उन्होंने अपने हाथ में पहनी है, उसे एक अंगूठी से सूरत में एक शानदार विला खरीदा जा सकता है। भले ही किसी ने ये नोटिस नहीं किया हो, लेकिन नक्श ने तो एक नजर में ही सब पता कर लिया। वो अंगूठी एंटीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में होगी। बचपन में नक्श अपने दादाजी को फॉलो करता था और उनके साथ रहते हुए उसकी मुलाकात अलग अलग इंडस्ट्रीज के कई बड़े बड़े लोगों से हुई, लेकिन उस समय नक्श केवल 10 साल का था। नक्श को डायमंड्स का बड़ा शौक था।
ये जानकर उसके दादाजी ने बचपन में ही उसकी क्लासेस लगा दी थी, जिससे उसे हीरे की पूरी परख समझ में आ जाए। और आज देखिए उसने कैसे मिस जूली की अंगूठी को परख लिया। उस एंटीक अंगूठी के क्या ही कहने, हीरे के साथ साथ उसमें रूबी भी था, ऊपर से और भी कई सारे डायमंड्स की लेयर थी। दरअसल उस अंगूठी को किसी म्यूजियम में होना चाहिए, क्योंकि नक्श के हिसाब से वो अंगूठी सदियों पुरानी है। लेकिन अभी वो मिस जूली के हाथ में। अभी नक्श ये सोच ही रहा था कि क्यों ना वो अनिका को ऐसे ही एक अंगूठी तोहफे में दे दे, कि तभी अचानक से कल्याणी अपनी कुर्सी से उठी और उनके कदम स्टेज की तरफ बढ़ने लगे थे। माइक हाथ में लेकर कल्याणी ने बोलना शुरू किया। प्लीज सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे कोलैबोरेशन किया, तुम कामयाब कैसे हुई, तुमने क्या क्या तैयारी की। इससे सभी को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। भले ही मुस्कुराते हुए कल्याणी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनकी मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाथ हिलाते हुए कल्याणी ने अनिका की ओर इशारा किया और उसे जल्दी से स्टेज पर आने के लिए कहा। इशारा करने के बाद कल्याणी स्टेज से उतरी और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। सभी लोगों की नजरें अनिका पर टिकी हुई थी और अनिका बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। कुछ सेकंड्स की हेजिटेशन के बाद भी अनिका स्टेज पर नहीं गई, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़े रहकर उसने एम्बैरेस्ड होते हुए बोलना शुरू किया। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई ही नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ लकी थी कि जब वो वहाँ गई तो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ बहुत खुश होंगे और उन्होंने जल्दी से कोलैबोरेशन कर लिया होगा। मैम्बो अंकल जो ठीक कल्याणी के पास में बैठे थे, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो भीड़ के रिएक्शंस देखकर काफी खुश हैं, क्योंकि जिस भीड़ ने अनिका को चने के झाड़ पर पहुंचा दिया था, उसी भीड़ ने अनिका को वापस जमीन पर पटक दिया। और मैम्बो अंकल इसमें अपनी इमेज निखार सकते हैं। कल्याणी का रिएक्शन देखकर अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बोले, माँ, मुझे लगता है कि ये काफी अनफेयर है। जब मैं पहले भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गया तो शायद नए सीईओ का मूड अच्छा नहीं होगा और इसी वजह से उन्होंने किसी को भेजकर मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। इस बार जब अनिका गई तो उस नए सीईओ को लगा होगा कि जावेरी खानदान कितना सिंसियर है, उसे कोऑपरेट करना चाहिए, और इसी वजह से उसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मैम्बो अंकल ने नफरत भरी नजरों से अनिका की ओर देखा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनिका की जगह पर कोई और भी जाता ना, तो भी उसे इतनी ही आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। अनिका को मैम्बो अंकल की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गुस्से से अनिका तिलमिला उठी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया। कल्याणी को तो शुरू से ही मैम्बो अंकल पसंद थे। अपने बेटे की बात को वो बहुत गौर से सुनती थी। मैम्बो अंकल की बात सुनकर कल्याणी ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, नवीन सही कह रहा है। अनिका, तुम्हें भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि इसके पीछे नवीन के भी बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहां गया था, तो नवीन ने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, इसमें नवीन की भी मेहनत है। इसलिए आधा क्रेडिट तुम्हें अपने चाचा को देना होगा। भले ही अनिका को कल्याणी की बात पसंद नहीं आई और वो कल्याणी की बात से सहमत भी नहीं थी, पर लड़ाई करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये क्या, इससे तो अनिका ने ही अपने चाचा को क्रेडिट देने में मदद कर दी। अगर कंपेयर किया जाए तो काम खराब करने के बाद भी मैम्बो अंकल को नाम मिल गया और वो इससे काफी ज्यादा खुश थे। जावेरी खानदान के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और हाँ, एक बात और, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही भानुशाली ग्रुप ने शिवानी नाम की एक नई आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं उस आर्टिस्ट के लिए फाइट करूंगा और जावेरी खानदान को उस आर्टिस्ट की सस्ती से सस्ती डील ला कर दूंगा। पूरा नेगोशिएशन मेरा होगा और जल्द ही वो आर्टिस्ट हमारा एक ऐड करेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी
मेरी होगी। क्यों, आप लोगों का क्या ख्याल है? बैठे बैठे मैम्बो अंकल ने छक्का मार दिया था और अनिका बस देखती रह गई। अब जब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच बेसिक पार्टनरशिप हो ही गई है, तो नए आर्टिस्ट के साथ पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करना इनके लिए बहुत आसान भी है और सस्ते का सौदा भी। मैम्बो अंकल बहुत अच्छे से जानते थे कि ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो शिवानी का पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट लाकर कल्याणी को देते हैं तो कल्याणी उनसे और भी ज्यादा खुश हो जाएगी और उसके बाद शायद कल्याणी की 60% प्रॉपर्टी का वारिस सिर्फ और सिर्फ मैम्बो ही होगा। जब कल्याणी ने देखा कि उनका बेटा इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो भला वो चुप कैसे बैठ सकती थी? नवीन, तुम बहुत मेहनती और सूझबूझ वाले इंसान हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जावेरी खानदान में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छे से भी अच्छा करोगे और मुझे खुश करोगे। ये बोलते हुए कल्याणी ने अपने बेटे नवीन को गले से लगा लिया था। कल्याणी की बात सुनकर अनिका का चेहरा फीका पड़ गया था। वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। जब अनिका ने अपनी मां चित्रा को देखा तो चित्रा की नजर भी अनिका पर ही थी। चित्रा ने इशारों इशारों में अनिका को शांत रहने के लिए कहा। इसके अलावा चित्रा भी कुछ नहीं कर सकती थी। किसने कहा कल्याणी को मैम्बो अंकल को इतना प्यार करने के लिए? अब जब उन्होंने सारा मैटर मैम्बो अंकल के हाथ में रख दिया है, तो भला हम लोग क्या करें? कुछ ऐसे ही ख्याल अब अनिका के मन में नाचने लगे थे। आज की सेलिब्रेशन पार्टी सिर्फ और सिर्फ अनिका के लिए ही रखी गई थी, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो वो ही हकदार थी। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। मैम्बो अंकल ने अपने मुंह से कुछ शब्द क्या कह दिए। अनिका के क्रेडिट के साथ साथ अब इस सेलिब्रेशन पार्टी में वो मेन कैरेक्टर बन गए थे। भले ही अनिका को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं थे, क्योंकि उसे भी बहुत अच्छे से पता था कि कल्याणी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बोलने न बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए चुप रहने में ही समझदारी है। आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिसे जो खाना है पीना है सब कुछ अलाउड है। आज हम सब दिल खोल कर नाचेंगे। जावेरी खानदान ने अपना गोल अचीव किया है। मैम्बो अंकल इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे थे कि उन्होंने आज की पार्टी का सारा खर्चा भी उठा लिया था। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठे, वैसे ही उन्होंने वेटर से कहा, वेटर, मुझे हर टेबल पर सबसे बढ़िया क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव वाइन चाहिए। जाओ जल्दी करो। वैसे तो गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा शराब भी यहीं बिकती है और बड़ी बड़ी पार्टीज में ऐसे बड़े बड़े नखरे तो होते ही रहते हैं। आगे क्या होगा? क्या इस पार्टी में अभी भी जान बाकी है या कोई और नया हंगामा देखने को मिलेगा? कल्याणी के डिसीजन के बाद नक्श किस तरह से जावेरी खानदान के मजे लेगा? क्या नक्श जावेरी खानदान से सारी डीलिंग्स कैंसिल कर देगा, या फिर नक्श जब जब अनिका ऑफिस आएगी तभी जावेरी खानदान का काम करेगा? कैसे नक्श अनिका को फिर से ऊपर उठाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम। विहान बजाज का ऐसा हाल किसने किया था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बिल्कुल, ये सब नक्श ने किया था। और क्यों किया था, ये भी आप सभी को पता है। लेकिन नक्श ने ये किया कैसे? अगर आपको याद है तो नक्श ने अपने दादाजी के सामने 2 डिमांड्स रखी थी। एक डिमांड ड्रीम लवर नेकलेस की थी और दूसरी डिमांड नक्श ने अपने दादाजी को व्हाट्सएप की थी। उस दूसरी डिमांड में लिखा था, अंजी कॉरपोरेशन का एक मेजर इन्वेस्टमेंट कम पार्टनर है विहान बजाज। मैं उसे जल्दी से जल्दी बैंकक्रप्ट होते हुए देखना चाहता हूं। उसे पता चलना चाहिए कि उसने किसे ऑफेंड किया है। नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। यही वजह है कि अब विहान के पास कुछ भी नहीं बचा है। दूसरी तरफ प्राइम स्टार होटल में वेटर मैम्बो अंकल को बताना चाहता था कि उसके पास कौन कौन सी वाइन अवेलेबल है, लेकिन जब उसने मैम्बो अंकल के मुंह से फरमाइश सुनी, सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव, तो तुरंत ही उसने अपना सिर हिलाया और अपने काम में लग गया। अरे रुकिए जनाब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जब सभी टेबल पर वाइन पहुंच गई तो मैम्बो अंकल अपनी कुर्सी से उठे और अपने जाम को ऊपर उठाते हुए बोले, चलो लेट्स हैव अ टोस्ट। जावेरी खानदान की सक्सेस को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं।
आज कोई भी यहाँ से सोबर नहीं जाना चाहिए। इट्स पार्टी टाइम गाइस। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी लोग अपने अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर कुर्सी से उठे और चीयर्स करते हुए मैम्बो अंकल को कंग्रेचुलेट करने लगे। जावेरी खानदान में मैम्बो अंकल की इमेज बहुत पावरफुल थी और यही वजह थी कि सभी उनकी बातों में आ जाते थे। इस समय इस सेलिब्रेशन पार्टी की असली हकदार अनिका को कोई भी नहीं पूछ रहा था। वो काफी अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन इससे जावेरी खानदान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शराब का सिलसिला चलता रहा और डीजे वाले बाबू ने पार्टी में 4 चांद और लगा दी। करीब 1 से 1.5 घंटा नाचने के बाद ये पार्टी अपने चरम पर जा पहुंची। मैम्बो अंकल ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उन्हें सब कुछ ब्लर्ड नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनके थिरकते हुए कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मैम्बो अंकल ने अपने वॉलेट से कार्ड बाहर निकाला और वेटर को थमाते हुए कहा, ये कार्ड लो और इस कार्ड से सारा बिल पेमेंट कर दो। ओह माय गॉड, ये तो स्विस बैंक का गोल्ड कार्ड है। किसी ने उस कार्ड को पहचान लिया जो मैम्बो अंकल ने अपने वॉलेट से बाहर निकाला था और सरप्राइज टोन के साथ जोर से चिल्लाते हुए सभी का ध्यान उस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट किया। जब मैम्बो अंकल के करीबी लोगों की नजर उस कार्ड पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से शॉक्ड रह गए थे। स्विस बैंक का कार्ड वो कार्ड है जो हर किसी के पास नहीं होता। इस बैंक का बेसिक से भी बेसिक कार्ड होने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 5 करोड़ होनी चाहिए। सिल्वर कार्ड के लिए आपके पर्सनल एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ होनी चाहिए और गोल्ड कार्ड जो मैम्बो अंकल के पास है उसके लिए आपके पास 15 करोड़ से ज्यादा के पर्सनल एसेट्स होने चाहिए। वैसे तो मैम्बो अंकल का टोटल एसेट 30 करोड़ है, लेकिन उसमें कई चीजें शामिल हैं जो स्विस बैंक की रेगुलेशंस पर खरी नहीं उतरती। इसलिए इस गोल्ड कार्ड को पाने के लिए मैम्बो अंकल ने 3 साल तक पैसा बचाया और उसके बाद 15 करोड़ रुपए उस बैंक में डाले। तब जाकर उन्हें यह कार्ड मिला। ये सब कुछ मैम्बो अंकल ने इंडिया आने से पहले ही किया, जिससे यहां आकर वो सभी के सामने हीरो बन सके। और देखिए, उनका एक एक आइडिया आज काम करता हुआ दिख रहा था। मैम्बो अंकल की नजर मिस जूली पर पड़ी जो ठीक उनके बाजू में खड़ी हुई थी और उसे देखकर उनका दिल काफी प्राउड फील कर रहा था। देसाई परिवार की डेप्यूटी प्रेसिडेंट के सामने उन्हें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिससे वो शो ऑफ कर सके, और यही तो वो कर रहे थे। दूसरी तरफ जब मिस जूली की नजर मैम्बो अंकल के गोल्ड कार्ड पर पड़ी तो वो भी लगातार मैम्बो अंकल को देखने लगी थी। मिस जूली के पास स्विस बैंक का सिल्वर कार्ड था जो गोल्ड कार्ड से एक पोजीशन नीचे था। एसेट्स के मामले में मिस जूली के पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसमें देसाई परिवार के बाकी लोगों का भी हिस्सा था। वैसे तो मिस जूली ने लोगों के सामने कह दिया था कि वो ड्रीम लवर नेकलेस के लिए डबल पैसा भी देने को तैयार है, लेकिन असल में उसे अपने डैड से फंड्स मांगने पड़ते। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि मिस जूली लगातार और बार बार उन्हें ही देख रही हैं, तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अपनी अमीरी दिखाते हुए बोले, बेटा, सारे टेबल्स की बिलिंग कर दो। जो भी खर्चा है वो इस कार्ड से पेमेंट करो। बस उस टेबल को छोड़ दो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैम्बो अंकल ने जिस टेबल की तरफ इशारा किया वहां दरअसल नक्श बैठा था। चूंकि नक्श का स्टेटस जावेरी खानदान से मैच नहीं करता था, इसलिए उस टेबल पर अमीर लोग नहीं बैठे थे, और जो भी बैठे थे उनका स्टेटस थोड़ा सा लो था। मैम्बो अंकल आसानी से उन लोगों को ऑफेंड कर सकते थे क्योंकि उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। नक्श, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? अब ये मत कहना कि तुम आज की पार्टी का बिल भी खुद से नहीं भर सकते हो और तुम्हें इसमें भी अपनी बीवी की जरूरत पड़ेगी। शातिर मुस्कान के साथ मैम्बो अंकल नक्श की तरफ बढ़े और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। नक्श मुस्कुराया और उसने कुछ भी नहीं कहा। मैम्बो अंकल ने नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखा और तुरंत ही अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। उसके बाद मैम्बो अंकल की नजर मिस जूली पर पड़ी और मुस्कुराते हुए बोले, मिस जूली, मैंने सुना है कि आपको ड्रीम लवर नेकलेस बहुत पसंद है ना? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो उस नेकलेस को खोजने के कई सारे तरीके जानते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, उस नेकलेस को खरीदने में मैं आपकी मदद करूंगा। मिस जूली ने अपना सिर हिलाया। अभी भी उसके सख्त और ठंडे चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। मिस जूली ने मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर मुझे आपको पहले ही थैंक्स कह देना चाहिए मिस्टर जावेरी। मैम्बो अंकल थोड़े से चिपकू टाइप के इंसान थे। जब भी वो वेल्दी फैमिलीज की लड़कियों को देखते थे तो उनके सामने शो ऑफ करने पहुंच जाते थे।
और उन लड़कियों को मैम्बो अंकल की ये सारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन क्या करें, एक ही सर्कल में उठना बैठना है, इसलिए कोई उन्हें कुछ कहता भी नहीं था और चुपचाप उनकी बकवास सहन करता रहता था। मिस जूली भी यही कर रही थी। मैम्बो अंकल मिस जूली से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी वो वेटर जो मैम्बो अंकल का गोल्ड कार्ड लेकर गया था, वो भागते हुए आया और बोला, मिस्टर जावेरी, आई एम सॉरी सर, लेकिन शायद इस कार्ड में उतना पैसा नहीं है कि आज के बिल का पेमेंट हो सके। ट्रांजैक्शन बार बार डिक्लाइन हो रहा है। मैंने दूसरी मशीन भी ट्राई की, पर उधर भी सेम रिजल्ट है। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें पता भी है कि इस कार्ड में कितना पैसा है? पूरे 15 करोड़। और तुम कह रहे हो कि इस कार्ड से आज की पार्टी का बिल नहीं हो पाएगा? उस वेटर की बात पर मैम्बो अंकल को यकीन नहीं हो रहा था और वो उसे घूरने लगे थे। उस वेटर ने सभी के सामने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मैम्बो अंकल की इमेज पर काफी असर पड़ सकता था। गुस्से में मैम्बो अंकल ने उस वेटर की कॉलर पकड़ ली। ये तो अच्छी बात है कि वहां पर कोई सेंसिबल लोग भी थे जिन्होंने मैम्बो अंकल को यह करने से रोक लिया था। जावेरी परिवार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो इस समय सूरत शहर के सबसे लग्जूरियस होटल प्राइम स्टार में थे। भले ही मैम्बो अंकल नशे में थे, लेकिन बाकी के लोग पूरी तरह से होश में थे और जावेरी परिवार को इस होटल में ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हीं की फैमिली पर कीचड़ उछले। मैम्बो अंकल की हरकत से उस वेटर के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी बदल गए और 2 कदम पीछे हटने के बाद उसने कहा, आई एम सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया कि आज के पूरे दिन का खर्चा 20 करोड़ है। ये सुनते ही मैम्बो अंकल का सारा नशा उतर गया था। क्या 20 करोड़ रुपए? अरे आखिर ये लोग खा क्या रहे थे? सोना, चांदी या फिर हीरे? ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले मैम्बो अंकल का रिएक्शन देखना जरूरी है। क्या तुम्हारा होटल मेरा सारा पैसा लूटना चाहता है? तुम अभी अपने बॉस को बुलाओ, मुझे इस बारे में उनसे डिटेल में बात करनी है। अगर उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया तो फिर ये मैटर कभी खत्म नहीं होगा। शॉक्ड एक्सप्रेशंस के साथ मैम्बो अंकल ने कहा। वैसे तो नक्श ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस नजारे को देखने के बाद उसके मुंह से हंसी छूटने लगी थी। मैम्बो अंकल वाकई में सबसे बड़े इडियट हैं। दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे मानो उनसे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं, और अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मानो उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं। मैम्बो अंकल ने ही तो वेटर से कहा था कि उन्हें हर टेबल पर सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव वाइन चाहिए। बाकी लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन नक्श ने तो एक नजर में ही नोटिस कर लिया था कि जो वाइन की बोतल हर टेबल पर सर्व की गई थी वो दुनिया की टॉप 3 वाइन्स में से एक है, सोविनिया। उसकी एक बोतल की कीमत 15 लाख है, ऊपर से टैक्सेस। और मैम्बो अंकल को यह भूलना नहीं चाहिए कि वो गुजरात में शराब पी रहे हैं। बोतल की प्राइस ओरिजिनल से डबल ही होगी। मैम्बो अंकल के बिहेवियर को देखते हुए वो वेटर उनसे बहस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो जाकर अपने होटल मैनेजर को ले आया। जैसे ही होटल मैनेजर वहां आया, मैम्बो अंकल के कदम उसकी तरफ बढ़े और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग ये किस तरह का बिजनेस कर रहे हो? खुलेआम पब्लिक का पैसा लूट रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे बाहर इसकी कंप्लेन करनी चाहिए? मैम्बो अंकल को लग रहा था कि उनकी बात सुनकर होटल का एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असल में होटल मैनेजर उन्हें ही हिला देगा। मुस्कुराते हुए होटल मैनेजर ने कहा, मिस्टर जावेरी, सबसे पहली बात तो अगर आपको कंप्लेन करनी है तो आप कर सकते हैं। आप ये ना भूलें कि ये गुजरात है, इट्स अ ड्राई स्टेट और यहाँ शराब अलाउड नहीं है। लेकिन चूंकि जावेरी परिवार ने अपनी सेलिब्रेशन पार्टी के लिए हमें चुना, इसलिए हमने हमारी रिस्क पर अल्कोहल सर्व की। अब अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आपके साथ साथ आपके बाकी के गेस्ट को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरी बात, आपने ही तो सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे एक्सपेंसिव वाइन की डिमांड की थी, तो हमने आपकी डिमांड को ध्यान में रख के दुनिया की टॉप 3 वाइन्स में से एक स्लोवेनिया सर्व की। उसकी एक बोतल की ओरिजिनल प्राइस 15 लाख है। गुजरात में इसकी प्राइस और बढ़ जाती है। आज पूरा होटल आपकी फैमिली ने बुक करवाया। बाहर के गेस्ट अलाउड नहीं थे, फिर भी 3 टाइम्स आपकी रॉयल मील, स्टार्टर्स, स्नैक्स, ये सब मिलाकर 22 करोड़ होता है। लेकिन हमने 2 करोड़ रुपए का आपको डिस्काउंट भी दिया है। मुझे नहीं लगता कि हम आपको लूट रहे हैं। बास्टर्ड, तू डरा किसे रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगा? और कौन सी स्लोवेनिया? कैसी स्लोवेनिया? जब मैंने तुम्हें ऐसी कोई वाइन सर्व करने के लिए कहा था? नहीं ना?
तुम लोग तो हर चीज थोप रहे हो मुझ पे। ये बोलते हुए अब मैम्बो अंकल ने होटल मैनेजर की कॉलर पकड़ ली। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ और करते, अचानक से बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस की तरफ से एक शांत आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ पर? इन जेंटलमैन को हमारे होटल में लड़ाई क्यों करनी है? उस आवाज को सुनते ही सभी की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने ब्लैक कलर का रॉयल सूट पहना हुआ था। उस आदमी के पीछे उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी नजर आ रहे थे जो धीरे धीरे बैंक्वेट हॉल के अंदर बढ़ने लगे थे। जब कल्याणी की नजर उस ब्लैक सूट पहने आदमी पर पड़ी तो वो शांति से बैठ नहीं सकती थी। वो अपनी जगह से उठी और उस आदमी के सामने जाकर मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर पटेल, आपको देखकर अच्छा लगा। माफी चाहती हूँ, ये मेरा लड़का है जिसने थोड़ी ज्यादा पी ली है और आपको तो पता ही है कि पीने के बाद क्या क्या होता है। कुछ नहीं, फालतू की बकवास कर रहा है। आपको इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। कल्याणी के मुंह से निकले शब्द जावेरी परिवार पर किसी रॉकेट की तरह गिरे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कल्याणी ने पहली बार मैम्बो अंकल की साइड नहीं ली और उस आदमी से माफी मांगी। ये देखकर सभी के दिल में कुछ कुछ होने लगा था। मैम्बो अंकल की हरकत की वजह से सिर्फ कल्याणी को ही नहीं बल्कि पूरे जावेरी खानदान को नीचे झुकना पड़ गया और इससे जावेरी खानदान के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। आखिर कल्याणी के नीचे झुकने की वजह क्या थी? क्या इसके पीछे भी कल्याणी की कोई चाल थी या फिर वो आदमी वाकई में कोई बिग शॉट था? अब मैम्बो अंकल क्या करेंगे? क्या मैम्बो अंकल बिल भरने के लिए तैयार होंगे? लेकिन बिल का पैसा कौन भरने वाला था? क्या इस मामले में अब नक्श और अनिका फंसने वाले थे? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। होटल प्राइम स्टार के ओनर का नाम कार्तिक पटेल था। ये वही मिस्टर पटेल हैं जिनके सामने कल्याणी भी झुक गई थी। कार्तिक के डैड यानी धनंजय पटेल गुजरात के जाने माने बिग शॉट हैं और उनसे उलझने की गलती कोई नहीं कर सकता है। ये वजह है कि कल्याणी एक 30 से 35 साल के लड़के के सामने झुक गई थी क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि अगर मामले को प्यार से नहीं सुलझाया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना जावेरी खानदान के लिए आसान नहीं होगा। वैसे अभी 20 करोड़ रुपए भरना भी उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। कार्तिक की एक नजर से ही मैम्बो अंकल के पसीने छूटने लगे थे। और क्यों ना छूटते, जब कल्याणी ही उसके सामने नहीं टिक पाई तो भला मैम्बो कौन से खेत की मूली है। अब तो मैम्बो अंकल का हल्का फुल्का नशा भी पूरी तरह से उतर चुका था। कांपते हुए हाथों से मैम्बो अंकल ने तुरंत ही उस होटल मैनेजर के कॉलर को छोड़ा और उसके बाद उसकी कॉलर ठीक करने लगा। ये देखकर उस होटल मैनेजर के चेहरे पर हंसी छूट गई। उसका बॉस आ गया था और अब वो और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। सार्कास्टिक टोन के साथ उसने मैम्बो अंकल से कहा, आपका जावेरी खानदान सूरत की टॉप फैमिलीज में से एक है। अब जब आपने बेस्ट वाइन की डिमांड की तो भला हम पूरा कैसे नहीं करते? आप ही बताइए, क्या हमने कुछ गलत किया? मैम्बो अंकल के पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपने पसीने को पोंछ सके जो उनके चेहरे से किसी नदी की तरह बह रहा था। जल्दी से उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे किसी चीज से कोई तकलीफ नहीं है, हम सारा पैसा पे करेंगे। ये बोलते हुए मैम्बो अंकल ने कल्याणी की ओर देखा और इशारों इशारों में मदद मांगने लगा क्योंकि उनके पास तो सिर्फ 15 करोड़ ही थे और बिल था 20 करोड़ का। बाकी के 5 करोड़ कहां से आएंगे? मैम्बो अंकल ने 2 कदम कल्याणी की तरफ बढ़ाए जिससे कल्याणी के सर से कार्तिक पटेल का थोड़ा सा प्रेशर कम हो सके। गहरी सांस लेते हुए कल्याणी ने मुस्कुराते हुए कार्तिक से कहा, मिस्टर पटेल, अभी जो कुछ भी हुआ उसमें जावेरी खानदान की गलती है और हम एक्सेप्ट करते हैं। आपको
अपने मन में ग्रजेस रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें आपसे काम पड़ता रहेगा और आप चिंता ना करें, हम अभी ही सारा पैसा चुका देते हैं। कल्याणी ने पैसा देने की बात तो कर दी थी, लेकिन पैसा आएगा कहां से, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। मैम्बो अंकल 15 करोड़ रुपए निकाल रहे थे। ये जानकर वैसे ही कल्याणी को मन ही मन बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि पार्टी के मजे तो सभी ने लिए, तो फिर अकेला मैम्बो खर्चा क्यों करे। जब कल्याणी के मन में यह ख्याल आया तो तुरंत ही उसने जावेरी खानदान के बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि नवीन अकेला खर्चा करे। इस पार्टी में सभी ने बहुत मजे किए हैं, तो अब चुकाना भी पड़ेगा। इसलिए तुम सभी 1-1 करोड़ रुपए निकालो। बाकी का सब कुछ मैं और नवीन देख लेंगे। हालांकि कल्याणी की बात सुनकर जावेरी खानदान के बाकी लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। सबसे महंगी वाइन मैम्बो ने जोश जोश में सबके लिए ऑर्डर कर दी, तो उसका पैसा बाकी के परिवार वाले क्यों दे। लेकिन उनमें से किसी ने भी कल्याणी के खौफ से अपोज नहीं किया। मजबूरी में सभी पैसा देने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि इस समय जावेरी खानदान के 2 लोगों के चेहरे पूरी तरह से उतरे हुए दिखाई दे रहे थे, और वो थे अनिका और चित्रा। उनके लिए इस पार्टी के लिए 1 करोड़ रुपए निकालना बहुत मुश्किल था। जो 5 करोड़ रुपए अनिका को नक्श से मिले थे, उससे तो अनिका ने अपनी कंपनी का कर्जा चुका दिया। उसके बैंक अकाउंट में 30-40 लाख रुपए के अलावा और कुछ भी नहीं था। और अगर ये पैसे भी उसने यहां दे दिए तो फिर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। क्या हुआ अनिका, तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बचे हुए हैं? तुम 1 करोड़ रुपए निकालना नहीं चाहती हो, या फिर तुम 1 करोड़ रुपए निकाल ही नहीं सकती? जब मैम्बो अंकल ने अनिका का परेशान चेहरा देखा तो अपनी आदत से मजबूर अनिका को नीचा दिखाने के चक्कर में जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़े। मैम्बो अंकल की बात सुनकर सभी की नजरें अनिका पर जाकर अटक गईं, और जब अनिका ने यह सीन देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। इससे पहले कि अनिका कुछ रिएक्ट करती, अचानक से एक आवाज आई, हमारे पास 1 करोड़ है। नक्श अपनी कुर्सी से हिला भी नहीं था, लेकिन उसने सभी को हिला डाला था। नक्श की नजर मैम्बो अंकल, कार्तिक और बाकी लोगों पर टिकी हुई थी। जब कार्तिक ने यह आवाज सुनी तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए। कांपती हुई आवाज के साथ कार्तिक ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? भले ही दूसरे लोग नहीं देख पाए कि कार्तिक डर गया है, लेकिन नक्श ने आसानी से देख लिया था कि उसके एटीट्यूड ने कार्तिक को हिला डाला था। वैसे अभी नक्श का एटीट्यूड कम कहां होने वाला था। नक्श ने अपना सर ना में हिलाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श की इस हरकत की वजह से कार्तिक का चेहरा एकदम सीरियस हो गया है, तो उन्हें लगा कि नक्श ने कार्तिक को ऑफेंड कर दिया है, और अगर कार्तिक ऑफेंड हो गया तो फिर जावेरी खानदान पर शामत आ जाएगी। ये सोचते हुए तुरंत ही मैम्बो अंकल ने कहा, मिस्टर पटेल, ये आदमी हमारे परिवार का दामाद है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। इसे अमीरों के साथ उठने बैठने की आदत नहीं है। अगर आपको इसका बिहेवियर पसंद नहीं आया हो तो आप इसके साथ जो करना चाहें कर सकते हैं। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। बस मुझसे और जावेरी खानदान से कोई ग्रजेस मत रखिएगा। दफा हो जाओ। कार्तिक ने मैम्बो अंकल को घूरा और अपना हाथ हिलाते हुए उन्हें साइड में कर दिया। उसी समय नक्श भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और शांत आवाज में कार्तिक को देखने लगा। धीरे धीरे कार्तिक के चेहरे पर खुशी और एक्साइटमेंट दिखने लगी थी। उसने 7 साल से नक्श को नहीं देखा था और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज उसकी मुलाकात कुछ इस तरह होगी। अरे यार, तुझे काफी वक्त के बाद देख रहा हूं। नक्श ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखा। उसके एक्सप्रेशंस काफी रिलैक्स्ड और नेचुरल थे। यह सीन देखकर जावेरी खानदान पूरी तरह से शॉक था और नक्श ने उन सभी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। कार्तिक के कदम जल्दी से नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या सेठ जी, आप बड़े क्या हुए? आप तो हमें भूल ही गए। सेठ जी? ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक उठे। क्या नक्श कहीं का सेठ है? लगता तो किसी एंगल से नहीं है। तो फिर कार्तिक उसे सेठ जी क्यों कह रहा है? सभी के मन में कुछ ऐसे ही सवाल आ रहे थे। प्राइम स्टार होटल का मैनेजर जो इतने साल से कार्तिक को फॉलो कर रहा है, उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था।
उसने कार्तिक की ओर देखा, जो पूरी तरह से अपना कंपोजर खो चुका था। यह देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या ये वही बॉस है जो किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता? होटल मैनेजर के मन में अब यह सवाल उठने लगा था। अब मैं भी कहीं का सेठ जी नहीं रहा मिस्टर पटेल, मुझे सिर्फ नक्श कहकर बुलाओ। नक्श ने तुरंत ही कार्तिक को गले लगाया और उसके कान में ये बात फुसफुसाते हुए कही। अगर किस्मत की बात करें तो वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कभी भी बदल जाती है। और देखिए आज क्या हुआ। जब कार्तिक के कदम बैंक्वेट हॉल में पड़े तो नक्श ने उसे दूर से ही पहचान लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस सिचुएशन को फेस कैसे करना है, और इसलिए वो अपनी जगह से हिला नहीं और ना ही पहले कुछ बोला। अगर मैम्बो अंकल अनिका को एम्बैरस नहीं करते तो शायद नक्श कुछ बोलता ही नहीं और उसकी मुलाकात भी 7 साल बाद कार्तिक से नहीं हो पाती। जवानी के दिनों में नक्श ने कार्तिक की जान बचाई थी। कार्तिक स्कूल के समय से ही काफी बदमाश था और गलत आदतों का शिकार बन गया था। उसकी ऐसी ही एक गलत आदत ने उसे मुश्किल में डाल दिया था। कार्तिक के सिर पर मौत की तलवार लटकी हुई थी। अगर सही समय पर नक्श अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं आता तो आज कार्तिक जिंदा नहीं होता, और अगर आज कार्तिक जिंदा नहीं होता तो सूरत शहर को प्राइम स्टार जैसा लग्जूरियस होटल भी नहीं मिल पाता। कार्तिक की हरकतों की वजह से पटेल खानदान ने उसे घर से निकाल दिया था। ऐसा नहीं है कि उस समय कार्तिक के पास पैसा नहीं था, लेकिन इतना नहीं था कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस समय नक्श ने कार्तिक को 10 करोड़ रुपए की मदद की थी। आज से 7 साल पहले 10 करोड़ की कीमत आज के 25 करोड़ रुपए के बराबर है। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 7 साल में कार्तिक इतना कुछ अचीव कर लेगा। यह देखकर नक्श को हैरानी भी हुई और अपने दोस्त के लिए खुशी भी। कार्तिक आज अपने सामने नक्श को देख रहा था और उसका दिल इमोशन से भर गया था। यह बात तब की है जब नक्श और उसका परिवार मुंबई में रहता था। कार्तिक का कांड भी मुंबई में ही हुआ था। नक्श से पैसा लेने के बाद कार्तिक मुंबई छोड़कर सूरत आ गया और उसने यहां सूरत को 5 स्टार होटल दिया। ऐसा नहीं है कि बुलंदी पर पहुंचने के बाद कार्तिक नक्श को भूल गया, नहीं, कार्तिक ने नक्श को खूब ढूंढा। जब कार्तिक मुंबई गया तो उसे पता चला कि नक्श का परिवार अब सूरत शिफ्ट हो गया है। यह जानकारी कार्तिक को और भी ज्यादा अच्छी लगी। सूरत आकर कार्तिक सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस पहुंचा और वहां उसे पता चला कि नक्श और और दुख क्या होता है उससे बेहतर कौन समझ सकता है। उसके बाद भी कार्तिक ने हार नहीं मानी और नक्श को ढूंढना चालू रखा, लेकिन असल में उसे पता ही नहीं था कि नक्श है कहां। इसलिए उसका नक्श को ढूंढने का सिलसिला कुछ समय के बाद खामोश पड़ गया। गले मिलने के बाद जब कार्तिक ने नक्श की आंखों को देखा तो वो तुरंत ही समझ गया कि नक्श उसे क्या कहना चाहता है। शायद नक्श अपनी आप बीती सभी को नहीं बताना चाहता है, इसलिए तुरंत ही कार्तिक ने अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, ओह, मैं गलत था। तुम सेठ जी नहीं हो, तुम तो नक्श हो। कभी कभी आंखें धोखा खा जाती हैं। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत रिलीफ मिला। नक्श और सेठ जी? अरे कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि नक्श किसी कंपनी का सेठ बने। लेकिन सभी के मन में एक कॉमन सवाल था कि नक्श होटल प्राइम स्टार के ओनर कार्तिक पटेल को कैसे जानता है। मिस्टर पटेल, माफ करना, लेकिन क्या आप वेटर से बोलकर मेरी टेबल का बिल चेक करवा सकते हैं? मेरी टेबल का बिल और 1 करोड़ रुपए कुल मिलाकर कितना हुआ? मैं भी अपना कार्ड स्वाइप करूंगा। जैसे ही नक्श के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कार्तिक ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, खाने का पैसा ना अपने घर में देना। कार्तिक भला नक्श से कैसे पैसे ले सकता था? वो तो नक्श की टेबल का बिल और 1 करोड़ रुपए काउंट ही नहीं करने वाला था। ऊपर से वो होटल मैनेजर को बुलाकर नक्श के लिए लाइफ टाइम फ्री फूड की सर्विस देना चाहता था। लेकिन तभी नक्श ने अपनी एक आंख मारते हुए कार्तिक को इशारा किया। नक्श के इशारे को कार्तिक तुरंत ही समझ गया। लगता है नक्श को छुपा रुस्तम रहने का बड़ा शौक है। ये सोचते हुए कार्तिक ने फिर से अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, ओह सॉरी, अगर तुमने यहाँ खाना खाया है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देना चाहता हूँ, 50% डिस्काउंट। अरे जल्दी जाओ और मिस्टर नक्श का बिल लेकर आओ। ये बोलते हुए कार्तिक ने अपने होटल मैनेजर की ओर देखा। जी सर, अभी लेके आया।
जब कल्याणी और मैम्बो अंकल ने सुना कि होटल का ओनर मिस्टर पटेल नक्श को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो भला वो दोनों शांत कैसे बैठ सकते थे। कल्याणी ने अभी तक अपना बिल नहीं भरा था और उस बिल को देखने के बाद मुस्कुराते हुए कल्याणी के कदम कार्तिक की तरफ बढ़े और वो बोली, मिस्टर पटेल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप हमारे नक्श के दोस्त निकलेंगे। ये बिल साथ में ही भरा जाएगा, तो क्या आप हमें भी डिस्काउंट दे रहे हैं? जिंदगी भी एक अजीब दास्तान है। एक पल में कोई पराया भी कैसे अपना हो जाता है, ये कल्याणी से पूछिए। और ये सारा खेल कौन खेलता है? पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा। जिस नक्श को कभी पूछा भी नहीं जाता था, वो नक्श अब हमारा हो गया था। खैर छोड़िए। कल्याणी की बात सुनकर कार्तिक की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या कार्तिक कल्याणी को भी डिस्काउंट देगा? क्या कार्तिक जावेरी खानदान की क्लास लगा देगा? नक्श और कार्तिक की दोस्ती यहां से कैसे आगे जाएगी? आज जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बाद अनिका का नक्श के प्रति नजरिया बदलेगा?